प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 12th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे और भाई बहन। देखिए, आप लोग के एग्ज़ाम बहुत पास में है और आपने तैयारी भी किया होगा। बच्चे कुछ दिनों में आपको प्रेशर नहीं लेना है। जो चीज़ें पढ़े थे या पढ़े उनके रिवीजन कीजिएगा। और बहुत सारे शिक्षकों का मैराथन क्लासेस आ रहे हैं, आप उनको देखें। मेरा सुझाव ये रहेगा, ज़्यादातर आपके लिए वो बेनिफिट होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन बैंक है। देखिए, अभी आज के डेट में टीचर लोग या शिक्षक लोग क्या पढ़ाते हैं, जैसे मैं हूँ या कोई भी अदर टीचर्स भी आपके लिए वही काम करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन बैंक ज़्यादा कराया जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसको बहुत अच्छे से एकदम गर्दौरा लीजिए। खूब अच्छे से, मतलब उसको आपने पढ़ तो लिया होगा, लेकिन एक बार दोबारा उसको रिवीजन कर लीजिए। और आपके पास अगर सेंटअप एग्जाम के पेपर हैं, स्कूल के पेपर हैं, और प्लस में कुछ पिछले साल के सेंटअप एग्जाम के पेपर हैं और मॉडल सेट जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, इतना ही कर लें। बाकी आपको बड़े बड़े क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा वादा है। चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, हिंदी आपका जो खंड में आता है, उसमें आपने देखा होगा कि आपके 50 सब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन ये देखिएगा, आवेदन पत्र 5 अंक का होता है। फिर आपके लिए निबंध आता है 8 नंबर का आता है, 13 नंबर का, और 4 नंबर का संक्षेपण आता है। तो मैं एक ही लेक्चर में इसको कवर करूँगा, आपका समय बिल्कुल नहीं लूँगा। पर देखिए, आवेदन आपको सिर्फ फॉर्मेट सीखना है। फॉर्मेट लिखना कैसे, मतलब टॉपिक कुछ भी। जैसे पूछा कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएँ उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखें, 5 अंक का है ये क्वेश्चन। और यहाँ चेंज करेगा, जैसे महाविद्यालय को मतलब पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए, खेलने के लिए, मतलब मैदान की सफाई के लिए कोई टॉपिक आपको बदलेगा, तो आपको फॉर्मेट क्या होगा, प्रारूप क्या होगा। तो पहले आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान, या लिख सकते हैं माननीय प्रधानाचार्य महोदय। ठीक, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है। मैं यहाँ लिखा हूँ जवाहरलाल चौधरी महाविद्यालय। जिस स्कूल में पढ़ा है उस स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर भर देंगे आप जिला, तो क्या भर देंगे, सारण। ठीक है, क्योंकि हम लोग सारण जिला में आते हैं, छपरा जिला में आते हैं। कोई पटना का विद्यार्थी है तो यहाँ पर पटना भर देगा। अदर आप जिले के हैं तो यहाँ पर अपने जिला भर दीजिएगा, स्कूल का नाम, जिला जिसमें आपका पेपर पड़ा हुआ है। अब विषय में तो भाई क्वेश्चन में से लिख लेना है। विषय में क्या है, पुस्तक में हिंदी की पत्रिकाएँ उपलब्ध कराने हेतु आवेदन है। हो सकता है शुल्क माफ़ करने के लिए हो सकता है छुट्टी के लिए हो। ठीक है ना, टॉपिक बदलेगा, आपका विषय बदल सकता है। फिर एक लाइन छोड़कर अगले पैराग्राफ में लिखना है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय का एक नियमित विद्यार्थी हूँ। हमारे महाविद्यालय में पुस्तक के अध्ययन हेतु पर्याप्त पुस्तकें तो उपलब्ध हैं, परंतु हिंदी भाषाएं की नवीन एवं उपयोगी पत्रिकाएं का थोड़ा अभाव है। हिंदी की पत्रिका विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन, भाषा विकास तथा सामाजिक विषयों की जानकारी के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। यदि हंस, जैसे कुछ किताबों की पत्रिकाएँ का नाम है हंस, कदम्बिनी, योजना, प्रतियोगिता, दर्पण आदि पत्रिकाएँ पुस्तकालय में उपलब्ध करा दी जाए तो विद्यार्थियों को अध्ययन करने में विशेष लाभ होगा। आपने इतना बता दिया, बहुत डिटेल में हो गया। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि पुस्तकालय में हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएँ उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी विद्यार्थी आपके आभारी रहेंगे। हो गया आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। अगर छात्र हैं तो छात्र लिख दिएगा, अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर, रोल कोड, दिनांक। एक मैं क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्या इसको आप ट्राई कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन पढ़िएगा। इसको ट्राई कीजिए। तो अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखना जिसमें मासिक शुल्क माफ करने की आग्रह हो। एक बार खुद से लिखिए तो सेम फॉर्मेट पर। चलो बहुत बच्चे, ये 5 नंबर आपकी मुट्ठी में होने चाहिए। आप वही फॉर्मेट लेके चले होंगे। सेवा में माननीय प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम, अपना जिला, विषय में लिखे होंगे मासिक शुल्क माफ़ करने हेतु आवेदन। बहुत अच्छा बात, इतना लिख देते हैं तो आपको 2-2.5 नंबर काम हो गया। उसके बाद लिखेंगे आप, महोदय सविनय निवेदन है कि आपके महाविद्यालय में नियमित छात्र हूँ। ये आपको लिखना है। अब रेगुलर छात्र हैं, आपको बताना पड़ेगा। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति, अगर देखो फीस माफ़ करना है तो पैसों आर्थिक स्थिति बता दिया अच्छी नहीं है। मेरे पिता की आय कम होने के कारण इस माह में मैं मासिक शुल्क जमा करने के लिए मेरे पास संभव नहीं हो पा रहा है। मैं अपने अध्ययन के लिए नियमित हूँ तथा विद्यालय की सभी
नियमों का मैं पालन करता हूँ, लड़कियों तो पालन करती हूँ। मेरी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए आपकी सहायता आवश्यक है। अतः हम आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस माह का, अगर माह का नाम भी लिख सकते हैं, जनवरी फरवरी जो शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। ये लड़कियों तो आभारी रहूँगी। आपका धन्यवाद। आपका वही फिर से तो अंतिम का फॉर्मेट आता ही है। अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अपने महाविद्यालय के पास आपको आवेदन पत्र लिखना है जिसमें खेल के सामान उपलब्ध कराने के लिए आपको आवेदन हो गया। चलिए, इसमें अगर आप लिख रहे हैं तो फिर से आपके फॉर्मेट वैसे ही चलेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपके विद्यालय का नाम लिखना है, पर यहाँ शहर का नाम लिख देना है। विषय खेल के सामान उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र है। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का या नियमित छात्र हूँ। प्रथम वर्ष अगर कोई बहुत ऊंचा क्लास के बाद चल रहा है, स्नातक वाला, डी ऑनर्स वाला, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान महाविद्यालय में खेल कूद की सुविधाओं की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे मान ली खेलने के लिए कुछ सामान कम है, उसके लिए बताना चाह रहे हैं सुविधाओं की कमी है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए खेल कूद अत्यंत आवश्यक है। हमारे विद्यालय में छात्र छात्राओं खेल के प्रति काफ़ी उत्साह है, लेकिन खेल के आवश्यक सामान जैसे कि क्रिकेट बॉल, गेंद, वॉलीबॉल, नेट, बैडमिंटन के अभाव में हम अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। उचित साधनों की कमी के कारण खिलाड़ी के अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की तैयारी भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि छात्रों के स्वस्थ और भविष्य के ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय की खेल जो सामग्री है उनको उपलब्ध कराने के आप निर्देशित करें। और कृपया करके हम सभी छात्रों को अत्यंत आपके आभारी रहेंगे। सर धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका अधिकारी छात्र, नाम, कक्षा, आपका रोल नंबर, रोल कोड लिखे, डेट भी आप नीचे मेंशन कर देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, मैं 4 लाया हूँ, 4 आपके लिए आवेदन पत्र। उसके बाद आपको ले चलेंगे निबंध के पास। इसमें क्या पूछा गया, वही दंड शुल्क माफ़ करने वाले किसी को दंडित किया गया, उसका शुल्क माफ़ करना है। इस पर एक क्वेश्चन हो भी चुका है ऑलरेडी। चलिए ये सब आपको ट्राई कर लेना है, बिल्कुल अभ्यास करके जाना है। 4 तो करना। आइए निबंध 8 नंबर का आता है। देखिए 1 गुना 8, 8 नंबर। जैसे पूछे महंगाई पर निबंध लिखिए। हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। देखिए क्लास 10th और 9th लेवल का थोड़ा अलग है, उसमें कुछ बिंदु दी होती हैं, उस बिंदु पर लिखना होता है। यहाँ पर बिंदु नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है। इस महाविद्यालय महंगाई पर लिखिए, तब क्या लिखेंगे आप बताएंगे कि जो महंगाई आज की सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या है। जब वस्तुओं और सेवाओं का दाम लगातार बढ़ते जाते हैं तो उसे महंगाई कहते हैं। अपने महंगाई के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दिया। महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है। जनसंख्या वृद्धि, जमाखोरी, कालाबाजारी, उत्पादन में कमी तथा ईंधन के बढ़ते दाम महंगाई के प्रमुख कारण है। महंगाई के कारण लोग का जीवन स्तर गिर गया है और दैनिक आवश्यकता को पूरा करना मतलब कठिन होता है 2 वर्गों के लिए। महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने चाहिए, कालाबाजारी पर रोक लगानी चाहिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए, आम नागरिकों को भी फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। तो महंगाई के नियंत्रण करने के लिए देश की आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत बहुत आवश्यक है। इतना हम लिखते हैं। मतलब मेरे ख्याल से इसमें अगर आप शब्द गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मान लीजिए 8, इसमें 100 वर्ड लगभग हो जाएंगे। और 100 शब्द के आसपास बोलता है आपके पेपर में लिखने के लिए, या थोड़ा ज़्यादा बोलता है, अगर 2-250 बोलेगा तो आप उस पर इसको बढ़ा देंगे आप, ठीक है। और बढ़ा के लिखना होगा। नशा मुक्ति पर लिखिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको मेंशन किया गया है कि आप 200 या 250 शब्दों में लिखिए तो आपको थोड़ा बढ़ा के लिखना ही है। एक मैं छोटा सा आपको प्रारूप दे रहा हूँ, आपका काम चलेगा इससे। नशा मुक्ति पर पूछेगा तो आप ट्राई कीजिएगा। जैसे बसंत ऋतु पर आ जाए, होली पर आ जाए, मेरे प्रिय कवि पर आ जाए, ये सब टॉपिक आते रहता है। जैसे छात्र जीवन हो जाए,
शिक्षक दिवस पर लिखना हो। देखो हम लोग समझते हैं ना बच्चे अक्सर छोटे, इसको बहुत हम लोग हल्के में ले जाते हैं, इसे तो कुछ भी लिख देंगे, नहीं। अब थोड़ा उसके लाभ हानि दोनों बताना चाहिए आपको। जैसे शिक्षक दिवस पर देख लीजिए, शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपने पूरा डिटेल में बता दिया उस चीज़ के बारे में। शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक हमें जीवन भर ज्ञान, सही संस्कार की दिशा प्रदान करते हैं। वे अज्ञान से अंधकार को दूर कर जीवन में को प्रकाशमान बनाते हैं। विद्यालय में इन दिन विभिन्न कार्यक्रमों में का आयोजन किया जाता है। अतः शिक्षक दिवस हमें अपने गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को व्यक्त करने का अवसर देता है। शिक्षक, और थोड़ा इसको डिटेल में लंबा करना हो तो लिखेंगे। शिक्षक दिवस के दिन हम लोग एक इसको पर्व त्यौहार की तरह मनाते हैं। उस दिन हम लोग अपने विद्यालय को सजाकर मंच बनाते हैं और गुरुओं को, शिक्षकों को हम लोग कुछ अपने तरफ से उपहार प्रदान करते हैं। और अंततः लास्ट में हम लोग पूरे स्कूल को पहले से लिखने सजावट करके बहुत खूबसूरत सजाकर उसमें हम लोग ये त्यौहार करते हैं, मनाते हैं। कुछ हम लोग गुरु के प्रति भाषण, गीत गाया करते हैं और अंत में हम लोग मिठाई उठाई खाकर इसको संपन्न करते हैं। और प्रत्येक हम लोग 5 सितंबर को इसको हम धूमधाम से मनाते हैं। बस आपने 5-6 लाइन और बढ़ा दिया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा देखना कि और ज़्यादा पूछता है तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी पर लिखना हो, पुस्तकालय पर लिखना हो, प्राकृतिक संसाधन पर लिखना हो, मैंने कम कम लिख के दिया है। मोबाइल वरदान या अभिशाप इस पर लिखना हो तो मोबाइल दोनों है। जैसे मोबाइल से आप देखिए ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। अभिशाप, वरदान तो हो गया। अभिशाप क्या है? अभिशाप में आप ये बता सकते हैं कि इसमें बच्चों को बहुत सारी इसमें नशे हो कर लिए हैं, बच्चे इसमें पूरा गेम खेलते हैं, उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें आप गिनवा देंगे। साइबर क्राइम भी हो जाता है मोबाइल से। आसान तो है कि चलो हम बहुत सारा काम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत भी होती है। हम लोग बहुत चीज़ें इसमें से चोरी भी हो जाती है। चुनाव प्रक्रिया पर लिखना हो, और ये चुनाव आजकल चलता ही है तो इसमें भी आ जाता है। मैंने आपको यहाँ कुछ मार्क्स गिनवाए हैं कि यहाँ से 8 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर आपके अंक प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कोना में लिखा है तो आपको दिखाता हूँ। देखिए, आइए संक्षेपण 4 नंबर, तो 17 नंबर का काम होने वाला है। संक्षेपण में बच्चे बहुत फंसते हैं। देखिए मैं एक संक्षेपण दे रहा हूँ, मैं आपको समय दूंगा, आप बताइए क्या करना चाहेंगे। चलिए एक सवाल पढ़िए, डिटेल खूब ध्यान से पढ़ लीजिए। कार्यक्रम निम्नलिखित उत्तरों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। कोई एक बनाना है, 2 रहेगा, एक बनाइएगा। लिखना है, ज्ञानी लोग प्रायः मौन साधना इसलिए करते हैं कि जिनकी जीवा से कभी आवेश में या उत्तेजना में अचानक कोई ऐसा कुवाक्य निकल जाए जिससे संसार को मुँह दिखाने में शर्म मालूम पड़े। जितनी मौन साधना की जाएगी उतनी अधिक वाणी को गति प्राप्त होगी तथा आत्मा को विश्व तोषणी शांति मिलेगी। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि निर्जन विपिन वर्ष में तक मौन साधना करके आत्मा के लिए दृढ़ चरित्र और जीवा के लिए शीतल अमृतवाणी उपलब्ध करते थे। आपने पढ़ लिया, बताइए इसका शीर्षक क्या होगा। सिर्फ आप शीर्षक लिख लेते हैं तो संक्षेपण बहुत आसान हो जाएगा। बताइए इस टॉपिक को पढ़ने से आपको शीर्षक क्या लग रहा है। तो देखिए इसमें मैंने मौन साधना के बारे में बहुत पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसमें लिख दिया गया, शीर्षक में लिख सकते हैं मौन साधना। शीर्षक क्या हो गया? मौन साधना का महत्व। बस तो अपने अब देखिए इसको इतना लंबा था, इसको कम लिखना है। तो कम में क्या लिखेंगे, बोले इसके बारे में क्या बताएंगे आप। तो मौन साधना में आप ये लिखेंगे, जितने ज्ञानी ऋषि थे मौन साधना करके ही मतलब अपने आत्मा को शांति प्रदान करते थे, शीतलता प्रदान करते थे। ठीक है, ओके। सिर्फ आप इतना लिख देंगे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये मुख्य बिंदु छोड़ भी देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। मुख्य बिंदु आप नहीं लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा। अगला सवाल है ये नहीं है क्या? अच्छा, और है इसमें यहाँ तक है। देखिए जिस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं कि महानगरों में सभ्यता फैली है वह छिछली और हृदयहीन है। लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए हैं, मगर इस मिलन में हार्दिकता नहीं होती। मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती। दफ्तरों, ट्रमों, बसों, रेलों, सभाओं और संस्थानों में आदमी हर समय भीड़ में रहता है, मगर इस भीड़ के बीच वो अकेला होता है। मनुष्य के लिए मनुष्यत्व के भीतर पहले जो माया, ममता, सहानुभूति के भाव थे, अब वह लापता, लुप्त
जा रहे हैं। देशों की पारस्परिक दूरी घट रही है, लेकिन आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। यहाँ से आप शीर्षक क्या निकालना चाहेंगे, एक बार थोड़ा सोचिए तो अपने माइंड को थोड़ा सा प्रेस डालकर। चलिए देखिए, यहाँ पर महानगरीय सभ्यता और बढ़ती दुनिया, ऐसा शीर्षक बना सकते हैं। चाहे कह सकते हैं महानगरों में बढ़ती दुनिया, चाहे महानगरीय शीर्षक की बढ़ती दुनिया जो लिखा गया है। अब उसमें से जो है उसी में से कम कुछ छोटा कर ले, तो नाम है संक्षेपण, संक्षेप कर देना है। अपने जितना लाइन पढ़ा था उसको छोटा में जब समझा देना है। तो देखो उसको लिख दिया गया है, उसको संक्षेप में कर दिया गया कि आधुनिक महानगरों की सभ्यता भारी चमकदमों के बावजूद संवेदनशील और एकाकी है। भीड़ भाड़ में आवागमन साधनों की अधिकता के बाद भी लोग हृदयता घनिष्ठता का भाव है। आज भी दुनिया तो कम हो गई है, लेकिन मानवीय मूल्यों जैसे मानवता सहानुभूति लुप्त होती रहती है और अपनों के बीच की दुनिया बढ़ रही है। लोग अपने आप को मतलब अकेला महसूस कर रहे हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा। विगत 1-2 दशकों से युवा वर्ग में अपव्यय की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भोगवाद की और युवक अधिक प्रवृत्त हो रहे हैं। वे सुख सुविधा के प्रत्येक वस्तु को पा लेना चाहते हैं और अपनी आय व्यय को तालमेल बिठाने की उन्हें चिंता नहीं रहती है। धन संग्रहना सही कठिन समय कुछ बचाकर रखना भी वे नहीं चाहते। लुभावने विज्ञापनों के माध्यम जितना मतलब कुछ ऐड देख ली, कुछ प्रचार देख ली, उसमें लुभा दिया गया, उसके माध्यम से लुभाकर उत्पादक व्यवसायी उन्हें भरमाते हैं। परिणाम स्वरूप यह है कि युवक मात्र उपभोक्ता बनकर रह गया है। उनकी कंपनियां क्रेडिट कार्ड देकर उनकी खरीद शक्ति को बढ़ाने का दावा करती हैं। तो आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि झूठा व्यापार, विज्ञापन और बच्चों को लुभा लेना, युवा पीढ़ी को फंसा लेना अपने, क्योंकि युवा वर्ग और उपभोक्तावाद इसका शीर्षक निकला। ये आसान नहीं रहेगा। 4 नंबर आपके लिए मैं बता रहा हूँ। इस पर अगर आप काम नहीं करते हैं, आपका टाइम है आपके पास, जितने PYQ पूछे गए हैं उसको आप जरूर अभ्यास कीजिए, परिश्रम कीजिए, थोड़ा शीर्षक खुद से निकालना सोचिए, आपके हो जाएंगे। चलो एक सवाल ये है, मनुष्य का सबसे संक्षेपण करें। मनुष्य का सबसे प्रथम गुण साहस और साहसी की प्रतिभा के सामने सुख भय भाग जाते हैं। साहसी को संसार भी रास्ता दे देता है। मनुष्य में सब गुण हो, वह विद्वान हो, धनवान हो, शक्तिशाली हो, यदि उसमें साहस ना हो तो इसमें साहस के बारे में बहुत डिटेल में बात की जा रही है। वह अपने सद्गुणों को, अपनी योग्यताओं, अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। साहस मनुष्य के व्यक्तित्व का नायक है। साहस व्यक्ति के निर्भय बनाता है और जहाँ निर्भयता होती है वहाँ सफलता निश्चित होती है। निर्भयता से ही आत्मविश्वास जागृता होता है। आपने देखा इसमें साहस के बारे में बहुत बात की गई, तो आप इसका शीर्षक में सिर्फ साहस भी लिख देते हैं तो आपके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा साहस व्यक्तित्व का आधार कर दी तो और अच्छा शीर्षक हो गया। साहस भी मतलब खराब नहीं है। अब उसी में से आपने थोड़ा और बारे में लिख देना है। एक सवाल और दिखा रहा हूँ आपको। कबीर नायक दादू अत्यंत मुक्त आत्माएं भी थी, जिनका आध्यात्मिक क्षितिज अत्याधुनिक फैला हुआ था। उनमें धर्मांधता की छूत या सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं थी। यह किसी भी युग के लिए सबसे बड़ी महत्व की बात है। उन्होंने धार्मिक झगड़ों को शांत करने का प्रयास किया था तथा हिंदू, मुसलमान और अन्य संप्रदायों की एकता के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी। इसमें आप देख रहे हैं धर्म की बात हो रही है, सांप्रदायिकता के बारे में बात कर रहे हैं। संतों का व्यापक दृष्टिकोण और सांप्रदायिकता की एकता, आप ये कह सकते हैं सांप्रदायिक एकता भी कह सकते हैं छोटे में। एक क्वेश्चन और देखिए, अनुशासन के बारे में लिया गया। अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। छात्र विवेक संगत श्रृंखला में रहने की आदत डालें, उनकी क्षमता बिखर कर नष्ट होने न हो पाए, इसके लिए छात्रों को व्यवहारिक जीवन में अनुशासन, देखिए इसमें अनुशासन के बारे में बात की जा रही है। तो आपको बिल्कुल लग गया होगा कि इसमें अनुशासन का आएगा। देखो आ गया, छात्र जीवन और अनुशासन। तो आप इसके संक्षेपण में लिख सकते हैं कि अनुशासन जो होता है छात्र जीवन के प्रत्येक
अनुशासन जीवन के प्रत्येक छात्र और संपूर्ण दृष्टि का आधार है, किंतु छात्र जीवन में इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। अब जितने डिसिप्लिन रहते हैं, जितने अनुशासित रहते हैं, छात्रों के लिए बहुत अच्छा होता है। उनका इमेज जो होता है, चरित्र शिक्षकों के मन में अच्छा बनता है। स्कूल के बच्चों के प्रति भी उनकी मतलब मित्रता बढ़ती जाती है। वो किसी की नज़रों में ख़राब नहीं होते हैं, समाज के लिए भी अच्छा होता है। अनुशासन सबके लिए मतलब है, छात्रों के लिए ज़्यादा ज़रूरी। तो मैंने 20 मिनट में आपके लिए लगभग 3 टॉपिक कवर किया। एकदम गारंटेड है आएगा, कुछ ना आएगा, लेकिन परीक्षा में ये तीनों चीज़ें तो आएंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ठीक है। आप मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन और अभ्यास कर लीजिए आप लोग, जितना आपके पास हैं। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप ज़रूर संक्षेपण को थोड़ा देखिए। निबंध आप लिख लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आवेदन भी आप लिख लेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मेट मिल चुका है। लेकिन ये संक्षेपण जो चीज़ है इतना आसान नहीं है। मैंने बहुत सारा देखो इसमें इंक्लूड किया है, इतने सारे क्वेश्चन लिया है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा इसमें ये हो जाए। चलिए, आज इतना ही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए एक रिवीजन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने जा रहा हूँ। पूरा पेपर ही अब क्वेश्चन बैंक में सॉल्व कराने जा रहा हूँ, तो तैयार रहिएगा। मैं PDF बना रहा हूँ, PDF जैसे कंप्लीट होता है लेक्चर आ जाएंगे। तब तक आपके लिए बहुत बहुत लेक्चर को देखने के धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।